ह्यूजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। देखिए, ये मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूं कि हम दो डिफ्रैक्शन देख चुके थे, और डिफ्रैक्शन में हमने देखा था पैटर्न कुछ ऐसा बना था और ये लाइट ऐसे फैल गई थी, और ये आया था 2d लैम्डा बाय d। ठीक है, हमने इंटरफेरेंस की बात की कि अगर दो सोर्स होते ऐसे तो पैटर्न रफली ऐसा बनेगा और सबकी इंटेंसिटी बराबर थी, और ये लगभग आया था d लैम्डा बाय d। ये हमने मैथमेटिक्स नहीं देखी थी कि ये कैसे आया था, बस इतना समझिए कि ये दो एक्सपेरिमेंट थे जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, कि पार्टिकल नेचर नहीं बता पा रहा था कि ये मिनिमा क्यों आ रहा है। ये वेव नेचर से समझ में आया कि जो रिपल्स जैसे बिहेव करती हैं वैसे ही ये बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इनसे ही अंदाज लगाया गया कि हम लाइट को एक वेव माने। अब लाइट को एक वेव माने रिपल की तरह, तो इन्होंने कहा कि जब वेव माने तो वेव की तरह बिहेव करने के लिए मीडियम चाहिए। तो इन्होंने कहा मीडियम ईथर, जो कि हाईली इलास्टिक मीडियम है। ये हाईली इलास्टिक है, एक ऐसा मीडियम जिसकी इलास्टिसिटी एक्सट्रीमली हाई है, इन्होंने ये कहा, और विच एग्जिस्ट एवरीवेयर इवन इन वैक्यूम। ये ऐसा मीडियम है जो हर जगह एग्जिस्ट करता है, वैक्यूम में भी। अब ये बात की बात है ये मीडियम है कि नहीं। ठीक है, एक्चुअली ये डिस्प्रूव हो गया कि ये मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि जैसे वाटर में वेव बनने के लिए वाटर एक मीडियम है, वैसे ही इन्होंने कहा कि लाइट भी एक रिपल की तरह है जो रिपल मीडियम में पैदा होती है। एक जगह से डिस्टर्बेंस हुआ और चारों तरफ रिपल के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। अब इन्होंने ये समझाने के लिए कि बिल्कुल लाइट जैसा हो कुछ नए टर्म इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि इनको सिर्फ यही तो एक्सप्लेन नहीं करने थे। अगर पार्टिकल नेचर को वेव नेचर से रिप्लेस करना है तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन प्रूव करना पड़ेगा कि आखिरकार फिर रिफ्लेक्ट क्यों होता है और रिफ्रैक्ट क्यों होता है और स्नेल्स लॉ कहां से आया। समझ गए? तो इन्होंने वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट दिया कि वेव फ्रंट क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑक्सीलेटिंग इन फेज। मतलब वेव फ्रंट सिंपली क्या है, जैसे हमने जो रिपल्स देखी थी उनमें सभी के मैक्सिमा का लोकस एक वेव फ्रंट है, सभी के मिनिमा का लोकस दूसरा है, अगले मैक्सिमा का लोकस कोई और वेव फ्रंट। तो सेम फेज वाले पॉइंट का लोकस वेव फ्रंट है। और सही बात है, ये सोर्स है, अगर इसका फंक्शन एफ ऑफ टी है तो यहां से आर डिस्टेंस पे फंक्शन टी माइनस आर बाय सी होगा, और जो सभी आर डिस्टेंस पे लोकेटेड है सबका फंक्शन एक सा होगा। तो सभी एक साथ मैक्सिमा एक साथ मिनिमा लेंगे, इन सभी के लोकस को इन्होंने वेव फ्रंट नाम दिया। ठीक है, तो शायद समझ रहे हैं पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट स्फेरिकल होगी, लाइन सोर्स के लिए सिलिंड्रिकल, और इनफाइनाइट प्लेन सोर्स के लिए शीट्स। पक्का समझ गए? तो ये हमारी वेव फ्रंट है, पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल, लाइन सोर्स के लिए सिलिंड्रिकल, और इनफाइनाइट प्लेन सोर्स के लिए शीट। ठीक, अब बात ये उठी कि वेव फ्रंट ये है तो रेज क्या है। तो उन्होंने कहा बड़ा आसान है, रेज है परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इन्होंने कहा रेज जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं रे ऑप्टिक्स की, वो रेज बस ज्योमेट्री है। तो जैसे ये पॉइंट सोर्स है, ये स्फेरिकल है, तो ये हमारी रेज है। कहा जो हम रे डायग्राम बनाते थे वो इनके परपेंडिकुलर जो लाइंस बनाते थे वो है। लाइन सोर्स के लिए सिलिंड्रिकल होता हमारी वेव फ्रंट और रेज ऐसी, और प्लेन सोर्स के लिए ये हमारी वेव फ्रंट है, ये हमारी रेज है। पक्का समझ गए? तो इन्होंने बस एक नया टर्म कॉइन किया, ये कि वेव फ्रंट नाम का नया टर्म। और वेव फ्रंट सिंपली क्या है, रिपल्स बताई कि आखिरकार वो रिपल यहां क्या है। तो उन्होंने कहा हाइपोथेटिकल पॉइंट्स का लोकस जो फेज में।
लेकिन अभी इनको अपने दूसरा कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस करना था, प्रिंसिपल ऑफ इनके। तो एक तो वेव फ्रंट टर्म कॉइन किया और इन्होंने कहा एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव्स एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी एज एन इंडिपेंडेंट सोर्स। इन्होंने जो दो पॉइंट कहे, इनके जो पॉस्टुलेट्स थे थ्योरी के, पहला पॉइंट था कि प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने पॉइंट हैं सभी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं। इसका मतलब समझिए, ये सोर्स ने जो रिपल पैदा की, सोर्स ने रिपल पैदा की, अगली जो रिपल पैदा हो रही है, जैसे ये रिपल आगे जा रही है तो सोर्स ने ये रिपल पैदा की, अगली जो रिपल बनी है वो सोर्स ने पैदा नहीं की, वो इन्होंने पैदा की। ये मतलब काफी हद तक यही है कि ऐसे ढेर सारे पॉइंट हैं, अगर सोर्स ने इसको डिस्टर्ब किया, इस पॉइंट ने इसको डिस्टर्ब किया, इसने इसको डिस्टर्ब किया, इसने इसको डिस्टर्ब किया, इसने इसको डिस्टर्ब किया, तो वेव में जो होता है कि सोर्स किसी एक पॉइंट पे सिग्नल देता है, ये अगले को ट्रांसफर करता है, वो अगले को ट्रांसफर करता है, मतलब इसके लिए ये सोर्स है, इसके लिए ये सोर्स है। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि जो ये रिपल बन रही है, इनका हर पॉइंट एक इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब ऐसे इनफाइनाइट सोर्सेस हैं, एक सोर्स ने इनफाइनाइट नए सोर्स पैदा कर दिए। क्लियर? अब ये इनफाइनाइट नए सोर्स पैदा हो गए, ये इनको हिंट इसी से मिली कि ये रिपल यहां से पैदा हो रही थी और अगर बीच में से एक होल कर दिया जाए, स्लिट बना दी जाए, तो ये नई रिपल्स पैदा हो गई, तो ये नया सोर्स है। यहां बनाते तो एक और नया सोर्स है, यहां बनाते एक और नया है। ऐसा तभी हो सकता था जब ये पॉइंट इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते। तो इससे इनको हिंट मिली कि क्यों ना हम ये मान लें, इसका मतलब एक वेव फ्रंट सोर्स ने पैदा की, नई वेव फ्रंट सोर्स ने पैदा नहीं की जो अगली प्रोपेगेट होके बन रही है। तो जैसे ये वेव फ्रंट t इक्वल टू 0 की है, टाइम t बाद की वेव फ्रंट निकालनी है, तो इन सभी को एक सोर्स मानिए। अब इन्होंने कहा कि सेकेंडरी की न्यू वेव फ्रंट कैसे पता चलेगी। न्यू वेव फ्रंट मतलब अगली जो वेव फ्रंट है, ये है इन्वेलप, या बेहतर है टेंजेंट इन्वेलप ऑन ऑल सेकेंडरी वेव फ्रंट्स जनरेटेड बाय पॉइंट्स या सोर्सेस ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट। ये सोचो, प्राइमरी वेव फ्रंट पे बहुत सारे ये सभी सोर्सेस हैं, सभी इंडिपेंडेंटली अपनी वेव फ्रंट बना रहे हैं। ये इसने अपनी वेव फ्रंट, इसने अपनी, इसने अपनी, इसने अपनी, इसने अपनी, उन सभी पे जो कॉमन टेंजेंट बना है, ये हमारी नई वेव फ्रंट है। इनका कंक्लूजन सिंपली ये दो पॉइंट्स थे और इनका कंक्लूजन ये था कि ये वेव फ्रंट एक कोई है, ये कोई एक वेव फ्रंट है। अब आपको पता करना है अगली वेव फ्रंट कैसी बनेगी। तो इन्होंने कहा इस पे ढेर सारे पॉइंट बना लो, सभी पॉइंट पे आपको टाइम t बाद की वेव फ्रंट बनानी है। ये t इक्वल टू 0 है, ये अगर सोर्स है इंडिपेंडेंट तो ये अपने सिग्नल ct मूव करा देगा, तो इससे जो स्फीयर बनेगा वो ct रेडियस का, इससे जो स्फीयर वो भी ct रेडियस का, सभी से ct रेडियस के स्फीयर बनेंगे। इन पे जो कॉमन टेंजेंट डलेगा वो अगली प्लेन वेव फ्रंट होगी। तो इन्होंने सिंपली ये कहा कि अगली वेव फ्रंट आपको बनानी है तो कैसे बनाए। इससे ये समझ में आ रहा है कि पिछली वेव फ्रंट अगर सर्कुलर है, इस पे जो पॉइंट होते ये t इक्वल टू 0 की वेव फ्रंट है, तो t टाइम पे जो वेव फ्रंट बनेगी सभी स्फीयर ct बनते, ct रेडियस के, सभी पे कॉमन टेंजेंट डलता, तो नई वेव फ्रंट मिल जाती। इसमें हार्डली कोई खास सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है सेकंड वाले पार्ट का, क्योंकि वो हमें वैसे भी फील हो रहा था, सिग्नल ऐसे जा रहे हैं, रे कुछ देर बाद आगे प्रोपेगेट कर जाएगी तो ये वेव फ्रंट आगे चली जाएगी, तो समझ में आ ही रहा था कि स्फीयर है तो स्फीयर बनेगा, प्लेन है तो प्लेन रहेगा, सिलेंडर है तो सिलेंडर रहेगा। इसकी यूटिलिटी तब आती है जब मीडियम बदलता है या रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कुछ भी होता है, तब ये बहुत ही कमाल की थ्योरी बन जाती है।
अभी बहुत सिंपल सा लग रहा है कि कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है कि जबरदस्ती दे दिया, कि हमें वैसे भी फील हो रहा था ये। तो अभी देखिएगा हम अगले डिस्कशन में। तो फिलहाल ये दो इनके पॉस्टुलेट हैं। पहला, वेवफ्रंट की डेफिनेशन इन्होंने डिफाइन की कि वेवफ्रंट क्या है, कि लोकस ऑफ पॉइंट्स इन फेज, ये वेवफ्रंट है। इन्होंने कहा हर प्राइमरी वेवफ्रंट पे, प्राइमरी वेवफ्रंट आपकी मर्जी, जो आप इनिशियल वेवफ्रंट देख रहे हैं। प्राइमरी मतलब आप जिस वेवफ्रंट की स्टडी कर रहे हैं। सेकेंडरी इसकी मदद से जो आप बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हर पॉइंट इस पे सोर्स बनाइए, सभी पे किसी भी टाइम टी पे सीटी रेडियस के स्फीयर बना दीजिए, सभी पे कॉमन टेंजेंट डाल दीजिए, जो कॉमन टेंजेंट बनेगा ये होगा। तो दरअसल इनका तरीका ज्योमेट्रिकल तरीका है नई वेवफ्रंट पता करने का। और हम पूरा डिस्कशन जस्ट उल्टा करेंगे। कैसा, कि हम नई वेवफ्रंट अगर पता कर लेते हैं तो नई रे मिल जाएगी, और नई रे मिल जाएगी तो पुराना रे डायग्राम जस्टिफाई हो जाएगा। पूरी रे ऑप्टिक्स रे डायग्राम के भरोसे बनाइए, पूरी वेव ऑप्टिक्स वेव फ्रंट के भरोसे बनेगी। और हम पिछला रिलेट कैसे करेंगे, हम नई वेव फ्रंट ढूंढेंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो रे डायग्राम बन जाएगा। ये वेव फ्रंट सिर्फ आगे नहीं है, पीछे भी है। लेकिन आपको ये बाद में समझ में आएगा कि हम ये टेंजेंट कब कहां बनाए, आगे बनाए कि नहीं बनाए, पीछे बनाए कि नहीं बनाए। इनकी थ्योरम के हिसाब से ऊपर भी है नीचे भी है, वेव फ्रंट पूरे में टेंजेंट उधर भी डलेगा इधर भी डलेगा। लेकिन ये कुछ देर बाद समझ में आएगा। मतलब इनको ये बताना था कि इन्होंने कहा ये तो वेव है रिपल जैसी, तो इन्होंने कहा इधर रिपल कहां है, तो इन्होंने कहा जो वेव फ्रंट है वही रिपल। फिर कहा वो पुराना रे डायग्राम कहां चला गया, तो इन्होंने कहा उसमें जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ना वही रेज है। ठीक है। अब वेव की ये प्रॉपर्टी थी कि सोर्स ने इसको सिग्नल दिए, इसने अपने बगल वाले को, उसने बगल वाले को। तो ऑब्वियसली ये थ्योरम इनको बनानी थी कि प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने पॉइंट है उनको सोर्स मानो, नई वेव फ्रंट बनाओ, उन पे टेंजेंट डालो, वो उस वेव फ्रंट की प्रोपेगेटेड वेव फ्रंट है। और अगर मुझे टी टाइम बाद की वेव फ्रंट मिल गई तो टी टाइम बाद का रे मिल जाएगा। यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डबल स्लिट हुआ था 1801 में। ठीक है। सी का मेजरमेंट 1850 में इन्होंने थ्योरी दी थी, मतलब वो है 1600 के आसपास। और अब ये कमाल की बात है कि ये न्यूटन के समय के ही है। न्यूटन कह रहे थे पार्टिकल है और ये कह रहे थे वेव है। हाँ बस एक मिनट, लेकिन इनकी बात किसी ने ध्यान नहीं दी जब तक कि 1801 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा दिया कि ये कह रहे थे कि पार्टिकल जैसा इसलिए बिहेव करता है क्योंकि वेवलेंथ छोटी है, ऑब्स्टेकल की साइज छोटी है, बड़ी है, एटसेट्रा। लेकिन एक मिनट, क्योंकि ये कोई एक्सपेरिमेंट करके प्रूव नहीं कर पाए थे कि जो हम कह रहे हैं वो बात सही है, तो इन्होंने कहा था इट मे बी, इन्होंने कहा था लाइट मे बी अ वेव। तो बहुत बड़ी बात थी, इन्होंने लाइट को कहा था वेव होती होगी, ये रिपल्स हैं एटसेट्रा, और इन्होंने रिफ्लेक्शन प्रूव किया। लेकिन पार्टिकल नेचर से भी रिफ्लेक्शन प्रूव हो रहा था, इलास्टिक कोलिजन माना, अट्रैक्शन मान लिया। तो जब दोनों ही प्रूव कर रहे हैं तो पार्टिकल नेचर ही माना, क्योंकि सबको पार्टिकल दिखता है, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है एटसेट्रा। ये सभी बहुत ही स्ट्रांगली न्यूटन को सपोर्ट करते थे, और न्यूटन खुद ही अपने आप में स्ट्रांग थे। तो हाँ, तो देखिए, लेकिन ये बहुत बाद में समझ में आया कि इन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। तो इन्होंने कहा कि एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट, एक ये पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट, इन्होंने कहा जो हम वाटर रिपल्स में देखते हैं बिल्कुल वही लाइट में होना चाहिए। ठीक है। एक्चुअली सबसे बड़ी गड़बड़, इन्होंने ईथर बोला तो वही है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी ऐसे करके यूं नेग्लेक्ट कर दिया कि ईथर है तो वैक्यूम में, ने कहा वैक्यूम में भी ईथर है, फिर कहा वो वैक्यूम का है। फिर तो एक सबसे बड़ी समस्या ये हो गई थी कि अगर लाइट वेव है तो इट नीड्स अ मीडियम, और मीडियम तो बिल्कुल ही डिनाई हो गया कि मीडियम तो है ही नहीं, जिससे ये गड़बड़ हो गया कि लाइट वेव नहीं हो सकती क्योंकि इट नीड्स मीडियम। अभी बहुत बाद में पता चला, जब मैक्सवेल की इक्वेशन आई 1850 के बाद, जब ये पता चला कि लाइट की वेव थ्योरी के लिए स्पीड निकालने के लिए हमें मीडियम की जरूरत नहीं है,
उन्होंने कहा स्पीड तो ये आई म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट, और ये परमिटिविटी और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, और फ्री स्पेस मतलब ये कांस्टेंट वैक्यूम के लिए, और ये निकला कि वैक्यूम में स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है, बस होती है। तो इसमें ये पता चला कि लाइट डजंट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। और ये सबसे बड़ा हर्डल आ रहा था वेव थ्योरी में कि आखिरकार लाइट के पास स्पीड कैसे आ रही है, और ये अभी तक भी अननोन है कि लाइट आखिरकार स्पीड क्यों आ रही। बस ये मान लिया गया कि लाइट के पास स्पीड होती है। ये आइंस्टाइन का पोस्टुलेट है कि हमेशा मान लो लाइट की स्पीड कांस्टेंट है। अब ये क्यों जा रही है लाइट, बस ये है कि डिस्टरबेंस पैदा होंगे, सी की स्पीड से जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री थी जो कि अब भी मिस्ट्री है, और जिस वजह से ह्यूजन को डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि मीडियम की जरूरत थी। और बाद में वेव थ्योरी जो आई लाइट की, वो क्या, ये सब भूल जाओ, मीडियम मीडियम भूल जाते हैं, अपन मान लेते हैं कि लाइट के पास स्पीड होती है हर उसमें, और ये वेव होती है, और सब फिनोमेना सही हो गए। ठीक है, चलो अब देखिए, तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि इनकी वेव थ्योरी से आंसर मिल कैसे रहे। तो देखिए, इनके हिसाब से देखिएगा, ये मान लीजिए कोई लेंस है, रे डायग्राम इस लेंस का ऐसा है, तो इनके हिसाब से ये रे डायग्राम दरअसल अगर वेव फ्रंट डायग्राम में कन्वर्ट होगा, ये समझ में आया? क्योंकि वेव, इनने ये कहा कि दरअसल ये वाटर की रिपल्स टाइप की हैं, रिपल्स ऐसी जा रही थी, जो ही रिपल्स इससे क्रॉस हुई, रिपल्स का शेप बदल गया, और रिपल्स का शेप बदल गया, इसीलिए रे डायग्राम बदल गया। और इन्होंने कहा कि मान लीजिए आपका रे डायग्राम अगर आपको ऐसे दिख रहा है, अब ये ऐसे दिख रहा है, तो इन्होंने कहा पहले रिपल्स ऐसी थी और इससे टकराने के बाद रिपल्स ऐसी, तो ये रिपल का शेप इस तरह बदल गया। तो इनने अपना पूरा का पूरा ऑप्टिक्स इसके थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हाँ, मैथमेटिकली शायद ये सबका रिजल्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि उसी समय कैलकुलस निकला था, न्यूटन ने कैलकुलस ढूंढा था, और दोनों एक साथ के ही थे, तो ऑब्वियसली न्यूटन का कैलकुलस एक्सट्रीमली स्ट्रांग होगा, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को पता है। ठीक है, तो इन सब के रिजल्ट निकालने के लिए हमें कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी। साइन थीटा को थीटा लेना, ये सब करना कैलकुलस ही तो है, किसी कर्व की ज्योमेट्री इंटीग्रेशन से सॉल्व करना एक्सेट्रा, तो इसमें कैलकुलस की जरूरत पड़ती है प्रूव करने के लिए। अब ये इजीली प्रूव हो जाता है कैलकुलस की मदद से कि ये वेव फ्रंट डायग्राम से भी करोगे तो आंसर सेम आएंगे। ठीक है, तो शायद ये भी वजह हो सकती है। चलो अब देखें, इसमें पहले हम रिफ्रैक्शन देखते हैं, उसके पहले जब तक मीडियम नहीं बदल रहा है तब तक कोई खास असर नहीं आ रहा है, लेकिन जरा पहला एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 1। और ये एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक कोई मीडियम है, इससे रे ऐसे एंटर करिए, ये मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस विथ हाइट, मतलब इस पॉइंट पे म्यू मोर है, इस पॉइंट पे म्यू लेस है। ऐसे मान लिया कि ऊपर जाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है और ये सीधे 90 डिग्री पे गिर रहा है। अब जरा न्यूटन के हिसाब से देखें, साइन आई और साइन आर फॉर्मूला लगाएं, नॉर्मली गिर रहा है तो फर्क ही नहीं पड़ता म्यू कितना है, तो न्यूटन के हिसाब से ये रे बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, क्योंकि साइन आई 0 है तो साइन आर 0 है, म्यू की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, म्यू बदल रहा है कि नहीं। अब जरा हम इनके हिसाब से देखते हैं कि ये रे डायग्राम, ये रेज है, तो हमारी वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट ये है, ये है, पक्का यहां तक समझ में आया? अब अगर मैं यहां से नई वेव फ्रंट बनाता तो टाइम टी पे स्फीयर बनाता, यहां पूरे में म्यू सेम है तो सेम साइज के स्फीयर होंगे, तो अगला टेंजेंट यही बनेगा। लेकिन अब यहां से मैं स्फीयर बनाऊंगा तो यहां म्यू मोर है, तो सेम टाइम पे इसका स्फीयर की रेडियस कम होगी, ये ज्यादा दूर तक रिपल चली जाएगी, ये और दूर तक रिपल चली जाएगी, तो जो स्फीयर बनेंगे ऐसे ऐसे इस तरह बनेंगे, और अगर एक और रे बना लूं तो और स्फीयर ऐसे बनेंगे। अब इन पे जो कॉमन टेंजेंट आएगा वो ऐसा बनेगा,
ये हमारी नई वेव फ्रंट आएगी और रे डायग्राम इसके परपेंडिकुलर होता है। आया समझ में? ये बहुत बड़ा अंतर दोनों में कि, और यही एक्सपेरिमेंटली ट्रू है कि रे बेंड होती है। मिराज में तो चलो एंगल से मिराज भी, हाँ मिराज भी मान सकते हैं, उसमें पैरेलल रेज भी बेंड हो जाती, मतलब ये रेज बेंड हो जाती है अगर म्यू बदलना हुआ। दरअसल क्यों? क्योंकि देखिए रे ऑप्टिक्स में सिंगल रे की बात चल रही है, यहां सिंगल रे नहीं है, एक लाइन कुछ नहीं है अपने आप में। रे मतलब बंडल है, वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से बंडल है, मतलब ये कई रेज हैं, उन पे जो परपेंडिकुलर डालोगे वो हमारी वेव फ्रंट है। तो आप कितनी भी पतली रे की क्यों ना बात करो, वो अपने आप में कई रेज से मिलके बनी होगी और उसमें कई ऐसे वेव फ्रंट बने होंगे। अब नई वेव फ्रंट बनानी थी तो मैंने यहां से स्फीयर बनाए और यहां से बनाए तो ये कर्व आ गया और ये वाकई में बैंड करता है। तो जब एक्सपेरिमेंट करके देखा वेरिएबल म्यू में तो ये बैंड करते हुए दिखा और इससे ये पता चला कि वाकई में वेव ऑप्टिक्स का लॉजिक सही है और रे ऑप्टिक्स इसमें फेल हो गई करने में। दूसरा रिफ्रैक्शन। अब देखते हैं कि रिफ्रैक्शन में क्या हुआ रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये म्यू है, ये एयर है, ये रेज ऐसी आ रही है। तो वंस अगेन वेव ऑप्टिक्स में एक रे से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे बंडल की बात करनी पड़ेगी। ये बंडल है। तो इन्होंने कहा कि जब तक हमारा वेव फ्रंट ये था, ये वेव फ्रंट है इंसिडेंट, तो यहां पे अगर आप पॉइंट लेते तो सभी एयर में सभी बराबर स्पीड से जाते, यही बनता। लेकिन जब ये यहां पहुंच जाएगा तब क्या होगा कि कुछ पार्टिकल पहले पहुंच गए, कुछ बाद में पहुंचे, तो अब यहां अलग अलग स्पीड है सबकी, अलग अलग स्पीड सबकी है, तो सबके स्फीयर बराबर साइज के नहीं बनेंगे। तो हम बना रहे हैं वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट है जस्ट बिफोर एंटरिंग लिक्विड, एंटरिंग मीडियम, मीडियम में एंटर करने से जस्ट पहले की। और अब हम बताते हैं मीडियम में एंटर करने के जस्ट बाद की। तो जब ये वाला यहां वेव पहुंच चुकी होगी, ये सिग्नल यहां पहुंच चुका है, तो अगर यहां टाइम टी लगा तो ये लेंथ शायद समझ में आ रही है सीटी है, लेकिन उस दौरान ये अपना स्फीयर बना चुका होगा और ये पहुंच चुका, तो इसका पॉइंट स्फीयर है, इसका स्फीयर एक पॉइंट स्फीयर है और इसका स्फीयर कुछ छोटा है, ये फील आ रहा है और शायद ये समझ में आ रहा है सी बाय म्यूटी, सी बाय म्यूटी। और बीच वाली जो लाइंस हैं उनका स्फीयर भी कुछ बना होगा छोटा, लेकिन शायद समझ में आ रहा होगा इससे भी छोटा, क्योंकि इनको इतना डिस्टेंस तो एयर में कवर अप किया है, बचा हुआ इसमें कवर अप किया है। अब इस पे कॉमन टेंजेंट डालो, तो इस पे कॉमन टेंजेंट कुछ ऐसा बना, तो ये हमारी वेव फ्रंट है। और एक बार ये सब इसमें आ गए, अब जो स्फीयर बनेंगे सभी के बराबर बराबर बनेंगे, सी बाय म्यूटी, सी बाय म्यूटी, सी बाय म्यूटी। तो इसके बाद ये फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब अब मैं अगर इस पे कॉमन नॉर्मल डाल दूं तो ये हमारा क्या बन गया, इमर्जेंट वेव। अभी आप फिलहाल बीच की लाइन मिटा देता हूं, मैं वो बाद में प्रूव कर दूंगा कि बीच की लाइन से फर्क पड़ना नहीं। अभी फिलहाल इतना समझिए कि ये मैंने इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट क्यों डाला, मतलब मैंने वो केस की बात की है जब ये जस्ट इसके अंदर जा चुका है, ये पॉइंट सर्कल है और इसको टाइम टी लगा तो इसको भी टाइम टी मिला होगा, लेकिन ये वाली लेंथ सी बाय म्यू रही होगी। तो अब जो स्फीयर बनेगा वो ऐसा, और मुझे कॉमन टेंजेंट डालने थे, तो पॉइंट सर्कल और इस पे कॉमन टेंजेंट मतलब पॉइंट सर्कल से टेंजेंट, और ये लेंथ सी बाय म्यू टी है। आ गया समझ में? और जरा सोचिए, इस लेंथ और इस लेंथ का रेशियो म्यू है, इस लेंथ और इस लेंथ का रेशियो म्यू है, और ये एंगल 90, ये एंगल 90। तो अगर ये एंगल आई है, आई, ये लेंथ एल है, ये एंगल आई है, तो एल का साइन आई, ये एंगल आर है, एल का साइन आर।
थोड़ा बड़ा फिगर देखेंगे तो आपको शायद समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। पहले ये आई इमेजिन करिए कि इस पे मैंने 90 डाला, ये एंगल आई है तो ये भी आई है, सोचो। और ये लेंथ अगर एल है तो ये एल साइन आई है। और यहां से जो नई रे बनी इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये आर है, तो शायद फील कर रहे होंगे ये आर तो ये आर, ये आर है तो ये लेंथ एल साइन आर है। तो एल साइन आई, एल साइन आर दोनों का रेशियो म्यू है, क्योंकि एल साइन आई एयर में डिस्टेंस कवर अप किया, ये मीडियम में कवर अप किया और टाइम तो बराबर लगा है। मतलब हम क्या मान रहे हैं कि यही वेव फ्रंट यहां पहुंच के मुड़ गई। और ये बात काफी हद तक प्रैक्टिकल है। जरा सोचिए कि ये मान लीजिए मडी वाटर होता, ठीक है, थिक है वाटर, कोई भी लिक्विड मान लो जो विस्कस है। यहां से एक रॉड जा रही है, ये रॉड ऐसे गई, यहां तक रॉड सबकी स्पीड बराबर है। कब तक? जब तक कि इसके अंदर इंटर करेगा तो तब तक पैरेलल रहेगी। लेकिन अगर ये विस्कस लिक्विड में चली गई तो ये स्लो हो जाएगा, लेकिन ये अब भी से जाएगा, ये स्लो हो गया तो ये पक्का मुड़ेगा। फील आया? ये ऐसे गया और मुड़ गया, और जब पूरा अंदर चला गया तो सबकी स्पीड बराबर है, तो अब मुड़ा हुआ सीधे जाएगा। फिर से मुड़ेगा जब ये मीडियम से बाहर निकलेगा। तो इन्होंने ये माना कि ढेर सारे पॉइंट मान लो और पॉइंट से आंसर निकाल लो, तो ये मजेदार आंसर आ जाएगा। सी बाय म्यू गुना हो गई, बड़ी भी हो सकती है। अगर ये बड़ा होता, सोचो ये अगर बड़ा होता, ये अगर बड़ा होता तो इस तरफ मुड़ता। नहीं आ रहा समझ? ये ऐसे, ये अगर स्फीयर बड़ा आया होता तो इस पे जो टेंजेंट डलता वो ऐसा डलता। क्या है समझ में? इसी से एक बात समझ में आ रही है कि इतना बड़ा हो जाए कि ये पॉइंट इसके अंदर आ जाए तो टेंजेंट नहीं डलेगा, तो वेवफ्रंट ही नहीं बनेगी। यही टीआईआर का केस है कि मैथमेटिकली फिर पॉसिबल नहीं है वेवफ्रंट बनाना। और ये कब हुआ? जब रे अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ रही थी, डेंस से रेयर में जा रही है, तो इट मे बी पॉसिबल कि वेवफ्रंट बन ही ना पाए। और वो कब नहीं बनेगा? जब ये जो स्फीयर बन रहा है वो ये पॉइंट इसके अंदर आ जाए, तो हम टेंजेंट नहीं डाल पाएंगे क्योंकि पॉइंट अंदर आ चुका है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा फिगर बना रहा हूं, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा था। तो यहां पे ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, और अब हम ये जो बना रहे हैं, यहां से मैंने ये सर्कल बनाया, इस पे जो टेंजेंट डाला, इस पे ये बनाया, ये लेंथ, ये हमारा ए डैश, ये हमारा बी डैश, ठीक है। और इसमें मैंने क्या लिखा कि ए बी बी डैश इज इक्वल टू सी टी, ए डैश इज इक्वल टू सी बाय म्यू टी। और यहां से देखें तो ये आई, ये आर, और साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू बी बी डैश ए डैश इक्वल टू म्यू। ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब आप एक बात समझिएगा बहुत ही जरूरी, कि ए बी पुरानी वेवफ्रंट थी, ये नई वेवफ्रंट है, पुरानी वेवफ्रंट थी, ये नई वेवफ्रंट है। ये सभी आपस में फेज में है, क्योंकि सेम फेज के लोकस को ही तो वेवफ्रंट कहते हैं। ये सभी आपस में फेज में है क्योंकि सेम फेज के लोकस फिर से, मतलब जब ये बी यहां पहुंचा उतने ही टाइम में ए यहां पहुंचा, तो टाइम लैग दोनों का बराबर है। और अगर टाइम लैग दोनों का बराबर है तो फेज चेंज भी दोनों का बराबर हुआ होगा। बराबर टाइम में बराबर फेज चेंज होगा, क्योंकि फंक्शन हमारा ओमेगा टी प्लस वाई है, यही फेज है। और अगर टी वाला टर्म सेम है तो ये टर्म भी सेम है, ये तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो बराबर टाइम में बराबर फेज चेंज होगा, मतलब ये दोनों आपस में अब भी फेज में है क्योंकि टाइम बराबर लगा है, ठीक है। तो ये इसीलिए हम इसको नई वेवफ्रंट मान पा रहे हैं। इसीलिए हम क्या देख रहे हैं कि सेम टाइम पे वो कहां पहुंच गया। और कॉमन टेंजेंट क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि सेम टाइम पे उनका लोकस क्या है, क्योंकि सेम टाइम पे ये कहीं तो भी यहां है, ये यहां है, और बीच वाली वेव यहां कहीं है। सब पे जो हम टेंजेंट डालते तो वो सेम टाइम की लोकेशन होते, तो यही अगले टाइम टी बाद ये बन चुका है, उसके बाद ये फिक्स है। और ये जो वेवफ्रंट हमारी बनी, ये जस्ट आफ्टर
एंटरिंग मीडियम, ये तब की वेवफ्रंट है। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन का प्रूफ है कि आखिरकार लाइट मुड़ती क्यों है। हाँ, ये मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, ध्यान दीजिएगा इसको कि ये आखिरकार स्ट्रेट लाइन कैसे है, क्योंकि यहां तो मैंने सिर्फ सीधे टेंजेंट डाल दिया। हो सकता है ये बीच का छोटा होता और ये और छोटा और ये टेंजेंट ऐसा डल रहा होता, हमने तो सीधे इस पे टेंजेंट डाला है। हो सकता है बीच के टच ही ना करें। समझ गया मैं क्या कह रहा हूं कि हमें ये सोचना जरूरी है कि वो सिर्फ इस पे टेंजेंट नहीं है, इन सब पे टेंजेंट है। आया समझ में क्या कह रहा हूं? और ये बहुत ही आसान है, कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं। इस कैलकुलेशन में जब हमने टेंजेंट डाला तो इस लेंथ का तो यूज किया नहीं है, ये लेंथ कितनी है। अब जरा सोचिएगा किसी भी समय, देखिएगा अच्छे से, मैं ये कह रहा हूं इसके लिए, मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल सही है, इसके लिए टेंजेंट इस एंगल से पास होगा, और वो जो एंगल थीटा आया है वो एंगल मीडियम की प्रॉपर्टी है। आर आई गिवन है, जो आर आया वो मीडियम की प्रॉपर्टी, और आर क्या है, इसने जो इस पे टेंजेंट डाला। अब जरा सोचिए कि मैं बीच में एक और की बात करूं तो इसके वेवफ्रंट कुछ ऐसे बनेंगे। अब देखिएगा अच्छे से, ये अगर डिस्टेंस d1 है, ये डिस्टेंस d2 है, तो d1 का म्यू इक्वल टू d2। ये फील कर पाए कि नहीं? ये एयर है, ये म्यू है। d1 में म्यू का मल्टीप्लाई करोगे d2 मिलेगा, मिलेगा। अब अगर मैं इसमें x लूं, इसमें y लूं, तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये टाइम, मतलब ओवरऑल ये समझिए, d2 बाय c इज इक्वल टू d1 बाय c बाय म्यू। क्या समझ में? इज इक्वल टू x बाय c प्लस y बाय c बाय म्यू। मुझे ये प्रूव करना है। नहीं आया समझ? जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंचा तो d2 बाय c, ये यहां से पहुंचा d1 बाय c बाय म्यू, और ये यहां से यहां पहुंचा तो x डिस्टेंस इसने एयर में कवर अप किया है। और सोचिएगा ये यहां पहुंचा, फिर इसने अपना सर्कल बनाया जो कि y रेडियस का रहा होगा, इसका सर्कल इस रेडियस का है। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैं इसमें ये कह रहा हूं कि यहां से एक परपेंडिकुलर डालो, इस पे डाल दिया। ये अगर x है तो ये भी x है? ये अगर x है तो ये भी x है, और ये अगर y है तो ये म्यू टाइम्स y है। क्यों? क्योंकि ये d1 है, ये म्यू टाइम्स d2 है। तो जो फिगर इन दोनों के लिए था वैसे ही फिगर तो इन दोनों के लिए है। हिलाया? तो ये तो मैं d2 को लिख सकता हूं x प्लस y का म्यू गुना। आया समझ? दोनों को c से डिवाइड कर दूं, तो दोनों को c से डिवाइड करने पर वही लिखा है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जितनी देर में ये यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, ये सबके साथ ही ट्रू है कि ये पक्का जस्ट यहां पहुंचेगा, ये पक्का जस्ट यहां पहुंचेगा। तो ये जो टेंजेंट डला है सिर्फ इसी पे नहीं है, वो इन सब पे अपने आप एक साथ टेंजेंट है। हमने दो के लिए निकाला है, ये फाई सबके लिए होगा, सो दैट हम ये मान पाएंगे कि वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि आई गिवन था, आर की वैल्यू इस लेंथ पे तो डिपेंड नहीं की। फील करिए, आर की वैल्यू ए और बी डैश ये लेंथ पे तो डिपेंड नहीं कर रही है, और अगर ये लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही है मतलब आर की वैल्यू इसके लिए भी वही आएगी, इसके लिए भी वही आएगी, इसके लिए भी वही आएगी, मतलब सब पे सेम एंगल पे टेंजेंट है, तो कॉमन है। अब इसको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिएगा, लेंथ एल एयर और लेंथ एल बाय म्यू इन मीडियम, सेम टाइम, सेम टाइम। सोचो, ये एयर में एल कवर अप करने में जितना टाइम लगेगा, मीडियम में एल बाय म्यू कवर अप करने में उतना ही टाइम लगेगा। पक्का? और दोनों में सेम टाइम है तो सेम चेंज इन फेज होगा, सेम चेंज इन फेज होगा। समझने की कोशिश करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग
लिखना बाद में, पहले ये समझिएगा। ये वेव अगर ऐसे आ रही थी, ये इस मीडियम में एंटर की, ये वेव थी, ये म्यू वाले मीडियम में एंटर की एयर से, तो क्या होगा? ये वेव शायद समझ रहे होंगे, पतली हो जाएगी। ये समझ रहे हो? इसका यहां स्पीड c है, यहां c बाय म्यू, यहां लैम्डा है, यहां लैम्डा म्यू, यहां फ्रीक्वेंसी f है, यहां फ्रीक्वेंसी f। फ्रीक्वेंसी दोनों जगह एक सी होती है, वेवलेंथ बदलती है, क्योंकि मान लीजिए 1 सेकंड में इसने 10 मैक्सिमा भेजे, तो यहां पे भी 1 सेकंड में 10 मैक्सिमा ही होंगे। मान लो इस तरफ से सोचिए, यहां से 10 मैक्सिमा भेजे, मान लो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती, तो हमने 10 भेजे, उसको 11 मिल गए। ये 11वां कहां से मिला? हमने तो 10 ही भेजे ना। और हमने 10 भेजे, उसको 8 मिले, तो 2 कहां गए? फील कर रहे हो ये मैं क्या कह रहा हूं? कि हमने जो सिग्नल भेजा है वही सिग्नल तो उधर पहुंचेगा उतने टाइम में। मतलब 1 सेकंड में आपने 10 मैक्सिमा भेजे, तो उधर भी 1 सेकंड में 10 ही मिलेंगे। ना कम मिल सकते हैं, ना ज्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि ना ये इंफॉर्मेशन लूज हो रही है, ना इंफॉर्मेशन गेन हो रही है। इसीलिए कॉमन सेंस है कि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, लेकिन स्पीड बदली है तो कुछ तो बदलेगा। तो सही बात है, ये पास पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये डिस्टरबेंस ऐसे थे, ये आगे जा रहा था, वो स्लो डाउन हो गया, स्लो डाउन हो गया तो ये गैप कम हो गया। तो लैम्डा बाय म्यू, लैम्डा सी, सी बाय म्यू, ये पक्का समझ में आया? और चूंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, तो शायद ये समझ पा रहे होगे ओमेगा भी सेम है। आ गया समझ में? मतलब यहां पे हम बात करें तो फेज का डेल्टा फेज ओमेगा डेल्टा टी। ओमेगा क्या था? फेज वेलोसिटी। साइन के अंदर जो लिखा होता है फंक्शन साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये पूरे टर्म को हम फेज कहते हैं। और टाइम के साथ ये टर्म बदल रहा है, मतलब फेजर का फेज घूम रहा है, और अगर फेजर बदल रहा है तो ये फेजर की वेलोसिटी है, और ये तो मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रही। मतलब अगर बराबर टाइम का चेंज आएगा तो बराबर फेज का चेंज आएगा, बराबर टाइम में बराबर फेज चेंज होगा, लेकिन बराबर लेंथ में बराबर फेज चेंज होगा, ये गलत हो गया, क्योंकि वो डिपेंड करता है वो लेंथ आपने कहां कवर अप की है। तो समझिए कि पिछली क्लास में हम ये बात कर रहे थे कि सोर्स ये था, इससे ये L1 था, ये L2 था, तो हम कह रहे थे डिस्टेंस अगर बराबर है तो ये दोनों फेज में होंगे, लेकिन डिस्टेंस अगर बराबर है और मीडियम भी सेम है तो दोनों फेज में। समझ गए? इसका मतलब यहां पाथ डिफरेंस कभी कभी मिसलीडिंग हो सकता है। पाथ कवर्ड बराबर होने के बावजूद फेज बराबर नहीं हो, क्योंकि यहां जल्दी पहुंच गया, यहां देर लग गई तो लैग आ गया। हम पाथ की जगह एक दूसरे टर्म की बात करेंगे, ऑप्टिकल पाथ। और ऑप्टिकल पाथ क्या है? तो ऑप्टिकल पाथ हमारा कुछ और नहीं, सीधे म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ। म्यू का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अब हम देखें कि इसमें x डिस्टेंस इन मीडियम, म्यू इज इक्वल टू म्यू x डिस्टेंस इन एयर। ये सोच पा रहे हो? जो टाइम इसमें लगेगा वही टाइम इसमें लगेगा, तो जो फेज चेंज इसमें आएगा वही फेज चेंज इसमें आएगा। तो दोनों के अगर ऑप्टिकल पाथ बराबर हैं तो वाकई में उनके फेज चेंज भी बराबर है। ज्योमेट्रिकल पाथ में बराबर होगा अगर मीडियम सेम है, मतलब इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब मीडियम बदल रहे होंगे। मींस भले ही ये लेंथ और ये लेंथ डिफरेंट है, तो ज्योमेट्रिकल पाथ इनके अलग अलग है, लेकिन इनके ऑप्टिकल पाथ सेम है। समझ गए? इसीलिए टाइम लैग बराबर बराबर है, इसीलिए वापस से फेज में आ गए। तो शायद अब आप ये चीज समझ पाओगे कि मैं इसके बाद जो इसमें डिस्कशन लिख रहा था वो एक्स और वाई वाला ये लिखा। तो ये अगर मैंने इसको y माना, इसको x माना, ये d1 ये d2, तो इसमें मैं लिख रहा हूं म्यू टाइम्स d1 x प्लस म्यू टाइम्स y इज इक्वल टू d2।
they have same optical path covered. ज्योमेट्रिकल पाथ इनके डिफरेंट है, लेकिन इनके ऑप्टिकल पाथ सेम है, और सेम ऑप्टिकल पाथ है तो सेम फेज डिफरेंस आएगा। सेम फेज डिफरेंस मतलब, तो अगर मैं इसमें पॉइंट लिखता ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, तो ए डैश बी डैश सी डैश आर स्टिल इन फेज। पक्का समझ में आया? एबीसी ऑलरेडी फेज में थे, ये हमें पता है, और दोनों सबने ऑप्टिकल पाथ कवर अप किया, और बराबर अगर ऑप्टिकल पाथ आ गया तो ये तीनों भी आपस में फेज में होंगे, और आपस में फेज वाले को लोकस को ही वेवफ्रंट कहते हैं, तो गारंटीड यही नई वेवफ्रंट है। अब समझ में आया कि मीडियम बदला तो हमें डिस्टेंस बराबर करना गलत है, टाइम बराबर करना सही है, लेकिन टाइम दिखता नहीं हमें। समझ गया ना? टाइम दिख नहीं रहा है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन ज्योमेट्रिकल पाथ तो दिख रहा है, लेकिन ज्योमेट्रिकल पाथ बराबर नहीं कर रहा है, म्यू मल्टीप्लाई करने पे बराबर आना चाहिए। और अब जरा फील करिएगा, अच्छे समझिएगा ये मैं जो अगला कह रहा हूं, इसमें म्यू को मल्टीप्लाई करते तो ये लेंथ इसके बराबर हो जाती, तो ये लेंथ स्ट्रेच होके इधर आ जाती, ये लेंथ स्ट्रेच होके इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये वाकई में फिर बराबर होते तो ये सीधे जाता, क्योंकि फेज डिफरेंस आया नहीं। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस सबका सेम है, और ऑप्टिकल पाथ मीडियम बदल गया, इसीलिए ज्योमेट्री में छोटा हो गया, इसीलिए इसको मुड़ना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी हम पाथ डिफरेंस की बात करेंगे हम हमेशा ऑप्टिकल पाथ निकालेंगे, सो दैट मीडियम का लफड़ा ना रहे। अब बी से यहां बन चुका है, यहां सिग्नल पहुंच चुके हैं, जस्ट आफ्टर बना रहे हैं, तो ये पॉइंट सर्कल हो गया। इसने रिसीव कर लिया, अब इसने पॉइंट सर्कल बनाया, यहां रिसीव किया, इसने कुछ बड़ा सर्कल बनाया। इस दौरान वेवफ्रंट अपना शेप बदल रही होंगी, इन बिटवीन कहीं बनाते तो वेवफ्रंट, देखिए अभी वेवफ्रंट ऐसी है, फाइनली ऐसी है, बीच में शायद वेवफ्रंट ऐसी है। ये समझ आ रहा है? वेवफ्रंट ने अपना शेप बदला है। सोचो, जैसे ये हमारा 0 था, ये t है, तो ये t/4, t/2, 3t/4, ये अलग अलग टाइम की वेवफ्रंट है। तो इस दौरान वेवफ्रंट अपना शेप बदल रही है, और जब बाहर निकल गई उसके बाद का हम बना रहे हैं, सो दैट फाइनल शेप आ जाए।